धुरंधर के रिलीज होते ही हम सब धुरंधर पगलू बन गए हैं। फिल्म धुरंधर के इनक्रेडिबल सक्सेस ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि इसने हमारे परसेप्शंस भी तोड़े हैं। इस फिल्म को जो चीज सच में स्पेक्टेकुलर बनाती है वो सिर्फ इसका हाई ऑक्टेन एक्शन नहीं था, बल्कि इसमें स्पाइस का जो ग्रिटी, ग्राउंडेड और एक्यूरेट डिपिक्शन दिखाया गया है वो था। पहली बार हमने स्पाइस को कोई इनविंसिबल सुपर हीरोज की तरह नहीं देखा, बल्कि मास्टर मैनिपुलेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह दिखा है। वो शैडो ऑपरेटर्स जो चुपके से अपना काम करते थे, लोगों के बीच में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता था, और फिर तलवार चलने से पहले ही अपने माइंड से वो आधी जंग जीत लेते थे। और इसी चीज ने हम सबके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है, हु वेर द रियल लाइफ धुरंधर्स ऑफ आवर हिस्ट्री? हमारे इतिहास के असली धुरंधर कौन थे? क्या हमारे इतिहास में सच में ऐसे लोग थे? इसका जवाब है हाँ, बल्कि हमारे एंशिएंट भारत की हिस्ट्री में ऐसे ऐसे धुरंधर हो चुके हैं जिनके इंटेलिजेंस के बिना कई बड़े बड़े राजा कोई भी जंग जीत नहीं पाते। सच तो यह है कि आज की मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA, MI6 या रॉ, इनके आने से बहुत पहले ही एंशिएंट भारत में एस्पियोनाज यानी जासूसी की कला में मास्टरी हासिल कर ली थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखे गए डिटेल्ड स्पाई मैनुअल से लेकर मराठा एम्पायर के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तक भारत के सबसे बड़े राजाओं की जीत और उनका राज्य इन्हीं अनजान और इनविंसिबल वॉरियर्स के दम पर ही टिका हुआ था। ये सिर्फ खबरें देने वाले जासूस नहीं थे, ये किसी भी राज्य के आंख, कान और उनकी सबसे बड़ी ढाल थे। आज इस वीडियो में हम उन रियल लाइफ स्पाइस की बात करेंगे जिन्होंने अपने जान हथेली पर रखकर भारत का इतिहास बदल दिया। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न और चलिए चलते हैं इस थ्रिलिंग सफर पर। हमारे लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है बहिर्जी नाइक का। बहिर्जी छत्रपति शिवाजी महाराज के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड थे। महाराज के ग्यूरिला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी ताकत यही थी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें लाके देते थे बहिर्जी नाइक और उनका स्पाई नेटवर्क। बहिर्जी इतने बड़े धुरंधर थे कि वो बहरूपिया बनने में एक्सपर्ट थे। वो कभी फकीर, कभी भिखारी, तो कभी वो दुश्मन के ही दरबार में एक साधारण से नौकर बनकर घुल मिल जाते थे। उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब मुगल जनरल शाहिस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया था। अपने साथ 1 लाख की फौज लेकर शाहिस्ता खान पुणे में लगभग 3 साल बैठा हुआ था और शिवाजी महाराज के लिए उसे वहां से खदेड़ निकाल देना बहुत जरूरी हो गया था। इस दौरान बहिर्जी नाइक लाल महल में एक फकीर बनकर घुस गए थे। वैसे तो शिवाजी महाराज खुद लाल महल में रह चुके थे, लेकिन शाहिस्ता खान ने अपने स्टे के दरमियान जो भी चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस, सारे कमरे की एक जानकारी, बॉडीगार्ड्स की इंफॉर्मेशन, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, ये सारी इंटेल बहिर्जी नाइक ने एक्यूरेटली शिवाजी महाराज तक पहुंचाई। इस सटीक इंटेल के साथ शिवाजी महाराज ने रात के अंधेरे में अपने सिर्फ 300 मावड़ों के साथ शाहिस्ता खान पर हमला कर दिया था। शाहिस्ता खान जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन अपनी 3 उंगलियां गवा बैठा था। ये सुनने के बाद अगर आपके मन में उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं तो यू आर राइट। इन दोनों इवेंट्स में यही सिमिलैरिटीज है। इन दोनों इवेंट्स में हमने दुश्मन के घर में घुसकर हमला किया है और इसीलिए शिवाजी महाराज का शाहिस्ता खान पर हमला करना शायद सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में नजरबंद कर दिया था, तब वहां से निकलने के लिए जो स्ट्रैटेजी, जो सीक्रेट रूट्स की प्लानिंग चाहिए थी, वो बहिर्जी ने ही की थी। ये एक बहुत ही लंबी और डिटेल्ड स्ट्रैटेजी थी। बहिर्जी ने ही औरंगजेब के पहरेदारों को डिस्ट्रैक्ट किया था और महाराज को आगरा से 700 मील दूर महाराष्ट्र में सुरक्षित पहुंचाया था। आगरा से दक्कन तक के इस सफर में बहिर्जी नाइक ने महाराज के लिए जगह जगहों पे सेफ हाउसेस बना के रखे थे। उन्होंने हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद फ्रेश हॉर्सेस यानी एकदम तंदुरुस्त घोड़े तैयार रखे थे और ये 700 मील के सफर में उन्होंने कई डाइवर्जन्स बना के रखे थे। और इसी टू द टी प्लानिंग के वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य तक सुरक्षित पहुंच सके थे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं मौर्य साम्राज्य के समय में। इस समय के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे ऑफ कोर्स द ग्रेट आचार्य चाणक्य। चाणक्य का मानना था कि एक राजा को अपने दुश्मन को हराने के लिए हर तरीके का उपयोग करना चाहिए और इसी सोच से जन्म हुआ एक बहुत ही डेंजरस स्पाई नेटवर्क का, द विश कन्यास। ये कोई जनरल स्पाइस की तरह नहीं थी। ये ऐसी लड़कियां थी जिन्हें बचपन से ही एक स्पेशल डाइट पर रखा जाता था। इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन दिया जाता था। इस प्रैक्टिस से ओवर द इयर्स इन लड़कियों का शरीर उस जहर के लिए इम्यून हो जाता था, लेकिन इनका ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स इतने पॉइजनस हो जाते थे कि इनका एक टच भी या फिर इनका एक किस भी किसी को मौत की नींद सुला सकता था। चाणक्य ने विष कन्या का उपयोग दुश्मन राजाओं और उनके पावरफुल मिनिस्टर्स को चुपके से खत्म करने के लिए किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर राज्य करने के लिए आगे बढ़ रहे थे,
तब नंदा डायनेस्टी के मिनिस्टर अमात्य राक्षसा ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए एक विष कन्या भेजी थी, लेकिन चाणक्य को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। अपनी चतुराई से चाणक्य ने विष कन्या का रुख चंद्रगुप्त की तरफ से मोड़कर उनके दुश्मन राजा प्रवर्तक की ओर कर दिया। जैसे ही राजा प्रवर्तक विष कन्या के संपर्क में आए, उनकी तुरंत मौत हो गई। तो यहाँ बिना कोई तीर चलाए चाणक्य ने अपने रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा निकाल दिया था। ये थी एंशिएंट इंडिया की लीथल इंटेलिजेंस। चाणक्य ने स्पाइस को सिर्फ विषकन्या तक ही सीमित नहीं रखा था। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में पूरे स्पाई नेटवर्क को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है संस्था और एक है संचार। संस्था ये वो स्पाइस है जो एक ही जगह रह के काम करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट या फिर कोई मर्चेंट या फिर कोई पुजारी बनकर किसी शहर में या फिर किसी राज्य में रहना और वहां से सारी खबरें अपने राज्य तक पहुंचाना, जैसे हमजा अली मजारी। संचार ये वॉन्डरिंग स्पाइस रहते थे जो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। इसमें एक्टर्स, डांसर्स और एंटरटेनर्स शामिल रहते थे जो दुश्मन के राज्य में घूम घूम कर वहां के मिलिट्री पावर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। एक बार की बात है जब अलेक्जेंडर के जाने के बाद उनके ग्रीक गवर्नर्स ने पंजाब के आसपास के एरिया में कब्जा कर लिया था। चाणक्य ने वहां पे अपने मर्चेंट स्पाइस भेजे। इन स्पाइस ने वहां के ग्रीक कैंप्स में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया था कि वहां के सैनिकों ने अपने ही कमांडर्स के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस इंटरनल ब्रेकडाउन का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस एरियाज को बहुत ही आसानी से आजाद कर दिया था। इन तीनों एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है, जंग सिर्फ तलवार और तीर से नहीं बल्कि सही वक्त पर मिली सही इंटेलिजेंस से जीती जाती है। लेकिन इन स्पाइस की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या था पता है? इनका अनजान रहना। ये वो लोग थे जो दुश्मन के बीच अपने जान हथेली पर रखकर घूमते थे। अगर ये पकड़े जाते तो इन्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी, और अगर ये कामयाब भी होते थे तो भी कभी इनके नाम इतिहास के पन्नों में ऊपर नहीं आए। ना इन्हें कभी कोई मेडल्स मिले, ना कोई रिवॉर्ड्स मिले, और ना ही लोग इनके बारे में कभी जानते थे। बहिर्जी नाइक हो, विष कन्याज हो, चाणक्य के अनजान स्पाइस या फिर इस भारतवर्ष के कई ऐसे अनगिनत जासूस, ये सब वो रियल लाइफ धुरंधर्स है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने देश की रक्षा की है और नए साम्राज्य खड़े किए हैं। उनके सैक्रिफाइस और लॉयल्टी को हमारा सल्यूट। So the next time you watch a spy thriller on the big screen, remember the real life intelligence operators of ancient Bharat were doing it first, doing it better, and we're doing it without any modern technology. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप एंशिएंट भारत के इन अनजान हीरोज के बारे में जानकर प्राउड फील कर रहे हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भारत पे बने ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल एफ भारत।